नंदीगढ़ राज्य की सुबहें बहुत शांत हुआ करती थीं। सूरज जब किले की ऊंची प्राचीरों के पीछे से निकलता तो उसका सुनहरा रंग पहले राजमहल के शिखरों पर गिरता और फिर धीरे धीरे पूरे नगर में फैल जाता। उसी रोशनी में बाजार खुलते, मंदिरों के घंटे बजते और कारीगर अपनी दुकानों के आगे बैठकर दिन की शुरुआत करते। नंदीगढ़ का राजा था राजा अर्णव और उसकी रानी रानी वेदिका। दोनों की जोड़ी को प्रजा राजयुगल नहीं संग साथ कहा करती थी, क्योंकि वे केवल सिंहासन पर साथ नहीं बैठते थे बल्कि छोटे छोटे फैसलों में भी एक दूसरे की राय सुनते थे। राजा अर्णव स्वभाव से तेज थे, शब्दों में धार और आंखों में आत्मविश्वास। रानी वेदिका उतनी ही शांत, पर उनकी शांति में भी एक दृढ़ता थी, जैसे नदी ऊपर से शांत दिखे और भीतर उसका प्रवाह अडिग हो। राजा अर्णव ने कभी अपने प्रेम को छुपाया नहीं, वेदिका भी नहीं। महल के सेवक तक जानते थे कि यदि राजा के चेहरे पर किसी दिन उदासी आ जाए तो रानी की एक मुस्कान उसे लौटा देती है, और यदि कभी रानी के मन में चिंता उतर आए तो राजा बिना पूछे समझ जाते हैं कि उसे क्या चाहिए। सुरक्षा नहीं, बस साथ। उस दिन भी मौसम बड़ा सुहाना था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। महल के भीतर सभा का समय अभी दूर था, इसलिए राजा और रानी सुबह सुबह महल के पीछे वाले बाग में टहलने चले आए। यह बाग नंदीगढ़ की शान था। बीच में एक छोटी सी झील, किनारों पर कमल, दूर खड़े अशोक के पेड़ और बीच बीच में संगमरमर की बेंचें। झील के पास एक पत्थर का छोटा सा मंडप था, जहां राजा रानी अक्सर बैठते और बिना किसी दरबारी भीड़ के बस अपने अपने मन की बातें करते। राजा अर्णव ने आज हल्का रंग का अंगवस्त्र पहन रखा था। रानी वेदिका की साड़ी पर झील की रोशनी पड़ रही थी, तो लगता था जैसे कपड़े पर पानी की लहरें चल रही हों। दोनों मंडप में बैठे। राजा ने हंसते हुए कहा, रानी, आज तो तुम बड़े गंभीर लग रही हो। क्या मैं फिर से कल वाली बहस हारने वाला हूं? वेदिका ने आंखें तरेरी, पर होठों पर मुस्कान थी। कल की बहस कौन सी? आप तो हर बहस में अपनी हार को भी जीत जैसा दिखा देते हैं। राजा हंस पड़े। तो इसका मतलब आज मैं जीतूंगा? रानी ने झील की तरफ देखते हुए कहा, जीत उसी की होती है जो सच के साथ खड़ा हो, जिद के साथ नहीं। राजा को जैसे चुनौती मिल गई। वे थोड़ा आगे झुके। अच्छा, तो आज किसी सच की परीक्षा हो जाए। वेदिका ने उनके चेहरे की तरफ देखा। महाराज, आप आज फिर कोई खेल शुरू करने वाले हैं? राजा ने जवाब नहीं दिया, बस उंगली से झील की तरफ इशारा किया। झील के बीचों बीच कमलों के पास दो राजहंस तैर रहे थे। उनकी गर्दनें लंबी, चाल शाही और सफेदी ऐसी कि सूरज की रोशनी भी फीकी लगे। वे कभी साथ साथ चलते, कभी एक दूसरे से थोड़ा दूर होकर पानी में चोंच डालते, फिर से पास आ जाते। राजा ने बहुत ध्यान से उन्हें देखा और बोले, रानी, बताओ, इन दोनों में से नर कौन है और मादा कौन? वेदिका हंस दी। ये क्या प्रश्न हुआ महाराज? दो हंस साथ हैं तो जोड़ा ही होगा, एक नर एक मादा। राजा ने तुरंत कहा, यह तुम्हारी मान्यता है रानी। प्रकृति हर बार हमारी मान्यता के अनुसार नहीं चलती। वेदिका ने भौहें उठाईं। महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? राजा ने बड़ी सहजता से कहा, मैं कह रहा हूं, ये दोनों नर भी हो सकते हैं, या दोनों मादा, या हो सकता है ये सिर्फ साथ घूम रहे हों, जोड़ा होना जरूरी नहीं। वेदिका के चेहरे पर हल्का सा आश्चर्य आया। राजहंसों की जोड़ी तो प्रसिद्ध है महाराज, वे जीवन भर साथ रहते हैं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, साथ रहना और पति पत्नी होना दो अलग बातें हैं रानी। रानी ने आंखें सिकोड़कर फिर से हंसों को देखा। ठीक है महाराज, मैं कहती हूं, इनमें एक नर है और एक मादा। आप चाहें तो मैं इनके चाल ढाल से भी बता सकती हूं। राजा के भीतर का राजगर्व जग उठा। वे हल्के से हंसे। और मैं कहता हूं, दोनों नर हैं। वेदिका ने पहली बार सीधे राजा की आंखों में देखा। आप ऐसे ही कह रहे हैं या आपको सच में लगता है? राजा ने अपनी हथेली मंडप की रेलिंग पर रखी। मुझे लगता है, और मुझे अपने अनुमान पर भरोसा है। रानी की आवाज नरम रही, लेकिन उसमें चुनौती थी। तो फिर प्रमाण भी दीजिए महाराज, राजा ने कहा। प्रमाण चाहिए तो मिलेगा, पर पहले एक शर्त। वेदिका ने धीमे से सांस ली। फिर वही शर्त वर्त की बात? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक छोटी सी शर्त, ताकि आज की बात सिर्फ हवा में न रह जाए। वेदिका कुछ देर चुप रही।
उनके मन में राजा का स्वभाव था, जब वह किसी बात पर अड़ जाए तो फिर हटते नहीं। पर वे राजा की जिद को भी जानती थीं और अपने सच को भी। वे बोली, क्या शर्त है? राजा ने आंखों में चमक के साथ कहा, अगर साबित हो गया कि ये दोनों नर हैं तो तुम्हें 1 वर्ष के लिए राजमहल छोड़कर राज्य की सीमा के बाहर रहना होगा, जहां न तुम्हारा ताज होगा न तुम्हारे सेवक। वेदिका की मुस्कान जैसे एक पल को रुक गई। महाराज, यह तो कठोर शर्त है, राजा ने तुरंत जोड़ा। और अगर साबित हुआ कि एक नर और एक मादा है तो मैं अपने ही नियम के अनुसार 7 वर्ष तक राजमहल की गद्दी से दूर रहूंगा। मैं राज्य की सीमाओं से बाहर तीर्थ यात्रा पर चला जाऊंगा। शासन मंत्रियों के हाथ रहेगा। वेदिका ने राजा के चेहरे को ध्यान से देखा। आप मजाक में तो नहीं कह रहे? राजा ने सिर हिलाया। नहीं, राजा का शब्द मजाक नहीं होता। रानी कुछ देर चुप रहीं। बाहर हवा चल रही थी और कमल के पत्ते हल्के हल्के हिल रहे थे। वेदिका के मन में एक चिंता उठी। राजा के बिना राज्य और राजा की जगह मंत्रियों का शासन, यह हमेशा सुरक्षित नहीं होता। पर दूसरी तरफ वह सोच रही थीं कि शर्त में यदि वे हार गईं तो उन्हें अकेले बाहर जाना पड़ेगा। यह भी आसान नहीं। फिर भी उन्होंने अपने भीतर की आवाज सुनी। वे हंसों को देख रही थीं। उन्हें सच में लगता था कि यह जोड़ा नर मादा का ही है और राजा की तीखी जिद को कभी कभी सच से टकराना चाहिए, वरना राजा अपनी ही धारणाओं का कैदी हो जाता है। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है महाराज, शर्त स्वीकार। राजा ने हाथ बढ़ाकर कहा, तो फिर वचन? वेदिका ने अपना हाथ आगे किया। वचन? उनकी उंगलियां बस एक क्षण को मिलीं, पर उस एक क्षण में प्रेम भी था और जोखिम भी। राजा ने तुरंत मंडप के बाहर खड़े पहरेदार को आवाज दी, सेनापति को बुलाओ। कुछ ही देर में सेनापति आया। आज्ञा महाराज, राजा बोले। झील के पास जो 2 राजहंस हैं उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए पकड़वाना है, आज ही। सेनापति ने थोड़ा झुककर कहा, जैसा आदेश। रानी वेदिका ने कहा, ध्यान रहे उन्हें चोट न लगे। सेनापति ने सिर हिलाया। महारानी, पूरी सावधानी रखी जाएगी। राजा ने आगे कहा, और महल के पक्षी आचार्य को भी बुलवाओ, आचार्य दिवाकर को। आचार्य दिवाकर राज्य भर में प्रसिद्ध थे। लोग कहते थे कि वे पंछियों की आवाज सुनकर बता देते हैं कि वह डर में बोल रहा है या प्रसन्नता में। कुछ तो यह भी मानते थे कि आचार्य दिवाकर की आंखें किसी भी जीव का स्वभाव पढ़ लेती हैं। थोड़ी देर में आचार्य दिवाकर भी बाग में उपस्थित हुए। उनके माथे पर तिलक, कंधे पर शाल और हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी थी जिस पर पक्षियों के पंखों की आकृतियां बनी थीं। उन्होंने प्रणाम किया। महाराज, महारानी, आदेश? राजा अर्णव ने सीधे सीधे कहा, आचार्य, झील के 2 राजहंस पकड़वाए जा रहे हैं। आपको बताना है इनमें दोनों नर हैं या नर मादा। आचार्य ने शांत स्वर में कहा, महाराज, पक्षियों का लिंग पहचानना आसान नहीं होता जब तक निकट से न देखा जाए, पर यदि अनुमति हो तो मैं सावधानी से जांच कर सकता हूं। राजा ने हाथ घुमाकर कहा, अनुमति है। आज इसी प्रश्न का उत्तर चाहिए। रानी वेदिका ने आचार्य की तरफ देखा। आचार्य, कृपया सत्य ही कहिएगा, यह शर्त मजाक नहीं है। आचार्य ने दोनों की तरफ देखकर कहा, महारानी, सत्य ही मेरा धर्म है। राजा ने मन ही मन सोचा, आज रानी का आत्मविश्वास टूटेगा। और रानी वेदिका ने मन ही मन सोचा, आज राजा को समझ आएगा कि जिद से बड़ा सत्य होता है। उधर सेनापति ने शिकारी नहीं बल्कि महल के जल रक्षक और कुछ कुशल जालकार बुलाए। वे नदी जाल जैसा हल्का जाल लेकर आए ताकि हंसों को चोट न लगे। धीरे धीरे 4 लोग नाव में उतरे, झील के बीच की तरफ बढ़ने लगे। हवा में बस पानी की हल्की सी लहरों की आवाज थी। राजा और रानी मंडप से सब देख रहे थे। दोनों चुप थे, पर उनके भीतर की बहस जारी थी। नाव जैसे ही पास पहुंची, राजहंस थोड़ा सतर्क हुए। एक ने गर्दन उठाकर चारों तरफ देखा, दूसरा पानी में चोंच डालकर जैसे अनजान बना रहा। जालकारों ने बहुत धीरे से घेरा बनाया, फिर एक ही पल में जाल फेंका गया। हल्का, फैला हुआ और फिसलन वाला कुछ पंख फड़फड़ाए। पानी में छपाक हुई, पर जालकार कुशल थे। उन्होंने दोनों राजहंसों को सुरक्षित पकड़ लिया। उन्हें गीले कपड़े से ढककर नाव में रखा गया ताकि वे शांत रहें। नाव किनारे लौटी तो राजा अर्णव उठ खड़े हुए। रानी वेदिका भी उठी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसी बेचैनी जो शर्त से नहीं
परिणाम से पैदा होती है। राजा ने आदेश दिया, हंसों को मंडप के पास लाओ। हंस लाए गए। वे शांत थे, पर उनकी आंखों में हल्की सी घबराहट थी। आचार्य दिवाकर उनके पास आए। उन्होंने धीरे से कपड़ा हटाया, दोनों को एक एक कर देखा। उनकी उंगलियां बहुत सावधानी से पंखों की दिशा, शरीर की बनावट और कुछ विशेष चिन्हों को पहचानने लगीं। राजा अर्णव ने धीमे से कहा, तो अब बताइए आचार्य। आचार्य दिवाकर की आंखें कुछ पल ठहरी। उन्होंने एक हंस को देखा, फिर दूसरे को, फिर जैसे किसी निर्णय तक पहुंचे हों, उन्होंने सिर उठाया। रानी वेदिका की सांस रुक सी गई। राजा अर्णव की आंखों में जीत का भरोसा चमक उठा। आचार्य ने अपना मुंह खोला उत्तर देने के लिए, और उसी पल झील के ऊपर से एक तेज हवा का झोंका आया। कमल के पत्ते हिले और मंडप के पास खड़े दिए की लौ कांप गई, जैसे प्रकृति भी इस फैसले को सुनने के लिए थम गई हो। आचार्य दिवाकर बोले, महाराज, ये दोनों राजहंस नर हैं। एक क्षण के लिए मंडप में सन्नाटा छा गया। राजा अर्णव की आंखों में जैसे चमक दौड़ गई। उनके चेहरे पर वही भाव आ गया जो युद्ध में जीत की खबर सुनकर आता है, गर्व, संतोष और मैं सही था की दृढ़ता। पर रानी वेदिका, उनके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं दिखा, न रोष न बहस। बस पल भर के लिए उनकी पलकें धीमे से झपकीं और उन्होंने अपनी उंगलियां एक दूसरे में कसकर फंसा लीं, जैसे किसी भीतर के तूफान को बाहर आने से रोक रही हों। राजा अर्णव ने हंसों की तरफ देखा और हंसते हुए बोले, देखा रानी, मैंने कहा था ना, प्रकृति हमारी किताबों से नहीं चलती। वेदिका ने धीरे से कहा, हां महाराज, आपने कहा था। राजा को यह उम्मीद नहीं थी कि रानी इतनी जल्दी मान जाएंगी। वे सोच रहे थे कि रानी बहस करेंगी, कोई दूसरा प्रमाण मांगेंगी, पर वेदिका तो बस शांत खड़ी थीं। राजा ने आचार्य की तरफ देखा, आचार्य, तुम निश्चित हो? आचार्य दिवाकर की आवाज धीमी थी, महाराज, जो मैंने देखा वही कहा। उनकी आंखें राजा से नहीं मिल पा रही थीं। वे नजरें नीचे किए रहे, पर राजा अर्णव उस बारीकी को पकड़ न सके, या शायद जीत की खुशी में पकड़ना ही नहीं चाहते थे। राजा ने जोर से कहा, तो फिर शर्त पूरी होगी, आज से, यहीं से। रानी ने नजर उठाकर पूछा, अभी? राजा बोले, राजा का वचन समय नहीं देखता रानी, वचन निभाना होता है। वेदिका ने कुछ कहना चाहा, फिर रुक गईं। उन्होंने बस एक गहरी सांस ली। राजा ने सेनापति को संकेत किया, हंसों को वापस झील में छोड़ दो और आचार्य को पुरस्कार दो, 50 स्वर्ण मुद्राएं। आचार्य ने कांपते स्वर में कहा, महाराज, पुरस्कार। राजा ने बात काट दी, लो, तुमने सत्य कहा है। आचार्य का चेहरा जैसे और बुझ गया। हंसों को झील में छोड़ दिया गया। पानी में उतरते ही वे दोनों उसी तरह साथ तैरने लगे जैसे पहले तैर रहे थे, कभी कंधे से कंधा लगाकर, कभी एक दूसरे का रास्ता काटकर। वेदिका की नजर उन पर टिक गई और उनके भीतर एक ही बात गूंजने लगी, जोड़ा तो साथ ही तैर रहा है, सत्य तो साथ ही था। लेकिन वे कुछ बोली नहीं। राजा अर्णव मंडप से लौटने लगे। चलते चलते वे बोले, रानी, तुम अपनी तैयारी कर लो। आज संध्या तक तुम्हें राजमहल छोड़ना होगा, सीमा पार, जहां तुम्हें मेरा नाम, मेरा अधिकार और मेरा आश्रय कुछ भी साथ नहीं जाएगा। वेदिका ने तुरंत कहा, महाराज, मैं शर्त से पीछे नहीं हट रही, पर मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए, कम से कम एक दिन। राजा रुक गए। क्यों? वेदिका के स्वर में पहली बार टूटन आई। मैं 3 महीने की गर्भवती हूं महाराज। यह सुनकर पास खड़े सेवक सेविकाएं भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सेनापति की भौहें तन गईं। राजा अर्णव की आंखों में एक पल के लिए हिचक आई, पर वह हिचक जल्दी ही सख्ती में बदल गई। तो वेदिका ने कहा, मैं अकेली सीमा पार इस हालत में कहां जाऊंगी? मुझे बस इतना दीजिए कि मैं राज्य के किसी मंदिर आश्रम में रह लूं। शर्त भी पूरी हो जाएगी और मेरा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। राजा अर्णव ने धीरे से कहा, रानी, अगर मैं नियम तोड़ दूं तो कल दरबार में मेरी क्या प्रतिष्ठा रहेगी? आज मैंने तुम्हारे सामने शर्त रखी थी और तुमने वचन दिया था। वेदिका की आंखों में पानी आ गया। प्रतिष्ठा क्या पत्नी और होने वाले बच्चे से बड़ी है? राजा अर्णव ने बात नहीं की, बस आगे बढ़ गए। वेदिका कुछ कदम पीछे पीछे चलती रही। महाराज, कम से कम यह तो बताइए, मैं सीमा पार किस जगह रहूं? वहां कौन मेरा ध्यान रखेगा? राजा अर्णव रुके। उनकी आवाज धीमी थी, पर भीतर आग थी।
तुम्हें चिंता किस बात की है रानी? तुम्हारे पास तो बुद्धि है, चतुराई है। आज भी तुमने बहस में हारकर भी ऐसा चेहरा बना रखा है जैसे जीत तुमने पाई हो। वेदिका ने झट से कहा, मैंने कोई चेहरा नहीं बनाया महाराज, मैं बस। राजा ने हाथ उठाकर रोक दिया। अब और नहीं, शर्त समाप्त है, तैयारी करो। राजा चले गए। वेदिका वहीं खड़ी रह गई। उनका कंठ सूख गया। पेट पर उन्होंने अनजाने में हाथ रखा, जैसे भीतर पल रहे जीवन को आश्वासन दे रही हो कि मैं तुम्हें बचाऊंगी। इसी समय कहानी का वह सच भी सामने आता है जो राजा अर्णव नहीं जानते थे। जब नाव झील से हंस पकड़कर ला रही थी, ठीक उसी बीच रानी वेदिका ने एक सेविका को संकेत किया था। सेविका ने आचार्य दिवाकर से धीरे से कहा था, महारानी आपको एक क्षण अकेले में बात करना चाहती हैं। आचार्य दिवाकर पहले हिचके, पर रानी का संदेश टालना भी आसान नहीं होता। वे मंडप के पीछे वाले रास्ते में चले गए, जहां कोई नहीं था, बस कुछ झाड़ियां और एक छोटा सा पत्थर का फव्वारा। वेदिका वहां पहले से खड़ी थी। उनके हाथ में एक छोटी सी थैली थी, भारी नहीं, पर भीतर कुछ चमकता था। उन्होंने थैली आचार्य की ओर बढ़ाई नहीं, बस अपने पास रखकर कहा, आचार्य, मुझे पता है आज आप जो कहेंगे वही मेरा भाग्य तय करेगा। आचार्य ने कहा, महारानी मैं सत्य कहूंगा। वेदिका ने धीरे से कहा, आचार्य, अगर सत्य यही निकला कि ये नर मादा है तो महाराज 7 वर्ष के लिए राज छोड़ देंगे। आप जानते हैं नंदीगढ़ की सीमा कैसी है। उत्तर में पर्वतीय लुटेरे, पश्चिम में सूखे से परेशान गांव और भीतर दरबार में कुछ मंत्री जो राजा की अनुपस्थिति में अपने अपने झंडे उठा लेंगे। आचार्य चुप रहे। वेदिका ने आगे कहा, राजा अर्णव के बिना यह राज्य टूट सकता है। मेरी चिंता अपने लिए नहीं, राज्य के लिए है, और मेरे भीतर पल रहे इस बच्चे के लिए भी। आचार्य ने धीमे स्वर में कहा, तो आप चाहती हैं मैं झूठ बोलूं? वेदिका की आंखें नम थीं, पर स्वर दृढ़। मैं चाहती हूं कि आज शर्त राजा जीते। मुझे वनवास दे दीजिए, मैं सह लूंगी, पर महाराज को 7 वर्ष के लिए दूर मत भेजिए। आचार्य के चेहरे पर अपराध बोध उतर आया। महारानी, यह तो अधर्म है। वेदिका ने वह थैली उठाकर जमीन पर रख दी। यह स्वर्ण रिश्वत नहीं, इसे दान समझिए। इसे अपने आश्रम के बच्चों पर खर्च कर दीजिए। मैं बस एक मां हूं आचार्य, और एक रानी भी। कभी कभी राज्य बचाने के लिए अपने ही सुख का बलिदान देना पड़ता है। आचार्य ने सिर झुका लिया। महारानी, मैं आपकी बात समझता हूं, पर परिणाम। वेदिका ने कहा, परिणाम मैं झेल लूंगी। आचार्य दिवाकर ने थैली उठाई नहीं थी, लेकिन उन्होंने हां भी नहीं कही थी। बस उनकी चुप्पी ही वेदिका का उत्तर बन गई। और फिर वही हुआ जो निर्णय आपने मंडप में सुना। दोपहर तक यह बात पूरे महल में फैल गई कि रानी वेदिका को निर्वासन मिल गया है। कुछ सेविकाएं रोने लगीं, कुछ सैनिकों ने फुसफुसाकर कहा, शर्त खेल में थी पर दंड असली हो गया। संध्या होते होते राजा ने छोटा सा दरबार बुलाया। वहां केवल सेनापति, महामंत्री, राजपुरोहित और 2-3 विश्वासी सरदार थे। महामंत्री मंत्री कुटिलेश राजा के सबसे पुराने सलाहकार थे। नाम भले ही कठोर था, पर वे बुद्धिमान माने जाते थे। लोग कहते थे कि वे हर बात में राज्य की सुरक्षा देखते हैं, पर उनकी नीति में दया कम ही होती है। राजा सिंहासन पर बैठे। उनका स्वर सपाट था। रानी, आज संध्या महल छोड़ देगी। राजपुरोहित ने धीरे से कहा, महाराज, रानी गर्भवती हैं। प्राचीन नियमों में। मंत्री कुटिलेश ने बीच में ही कहा, पुरोहित जी, नियम तब तक नियम है जब तक राजा खुद उन्हें न माने। अगर आज महाराज ने अपनी शर्त तोड़ दी तो कल राज्य के हर सरदार को बहाना मिल जाएगा कि वह भी अपने वचन तोड़ सकता है। सेनापति ने झिझकते हुए कहा, महाराज, रानी को सीमा के बाहर भेजना तो शर्त है, पर सुरक्षा का प्रबंध भी जरूरी है। मंत्री कुटिलेश ने धीमे स्वर में कहा, सुरक्षा या खतरा? राजा ने भौहें उठाईं। क्या मतलब? मंत्री कुटिलेश ने कहा, महाराज, रानी वेदिका आज गईं, कल लौट आईं तो प्रजा के मन में सहानुभूति उठेगी। कुछ लोग उन्हें अन्याय की शिकार कहेंगे, फिर दरबार में फूट पड़ेगी। रानी के मायके पक्ष के लोग मौका ढूंढेंगे। और सबसे बड़ा खतरा, यदि रानी ने किसी दिन यह कह दिया कि राजा ने गर्भवती स्त्री को राज्य से निकाला तो महाराज की कीर्ति। राजपुरोहित ने चौंक कर कहा, मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं?
कुटिलेश ने आंखें झुकाकर कहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, बस खतरे बता रहा हूं। राजा अर्णव कुछ देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली, ऐसी सांस जो भीतर के संघर्ष से निकलती है। फिर राजा ने सेनापति की ओर देखा। सेनापति, रानी को सीमा तक पहुंचाने के लिए 4 विश्वासी सैनिक चुनो। उनका मुखिया कप्तान रुद्र होगा। सेनापति ने तुरंत कहा, आज्ञा। राजा ने आगे कहा, और मैं चाहता हूं कि रानी कभी वापस ना लौटे। यह वाक्य सुनकर दरबार में जैसे ठंडक छा गई। पुरोहित की आंखें फैल गईं। सेनापति ने पल भर के लिए राजा को देखा, फिर आंखें झुका लीं। मंत्री कुटिलेश के होठों पर एक बहुत हल्की सी, मुश्किल से दिखने वाली संतुष्टि आई, जैसे वही सुनना चाहते थे। सेनापति ने धीमे स्वर में पूछा, महाराज, आपकी आज्ञा स्पष्ट कर दूं? राजा ने मुहर लगी एक छोटी सी चिट्ठी उठाई और सेनापति को दे दी। यह पत्र कप्तान रुद्र को देना, वह समझ जाएगा। राजपुरोहित ने कांपते स्वर में कहा, महाराज, यह अनर्थ हो जाएगा। राजा अर्णव ने आंखें बंद कर लीं। दरबार समाप्त। महल में रानी वेदिका अपने कक्ष में बैठी थीं। उनके सामने एक छोटा सा बक्सा खुला था, कुछ कपड़े, 1-2 आभूषण और एक छोटा सा चित्र राजा अर्णव का, जो कभी उन्होंने अपनी हथेली से बनाया था, मजाक मजाक में। उनकी दासी मालती रोते हुए बोली, महारानी, आप क्यों गई उस शर्त में? महाराज को कौन समझाएगा? वेदिका ने शांत स्वर में कहा, मालती, रो मत, जो होना था हो गया। मालती ने कहा, पर आप गर्भवती हैं। वेदिका ने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा, इसीलिए तो मुझे मजबूत रहना होगा। उन्होंने बक्सा बंद किया, फिर एक पत्र निकाला। कागज सादा था, पर शब्द भारी। वे पत्र लिखने लगीं, महाराज, यदि कभी आपके भीतर वह राजा थक जाए और पति जाग उठे तो मुझे याद कर लेना। मैंने जो किया राज्य के लिए किया और आपके लिए किया। आपका अपमान मेरा अपमान है और आपकी हार मेरा दुख। वेदिका। पत्र मोड़कर उन्होंने अपने पास रख लिया। वे जानती थीं यह पत्र शायद कभी राजा तक पहुंचेगा ही नहीं। महल के द्वार पर रात गहरी होने लगी थी। महल के बाहर मशालें जलाई जा रही थीं। हवा में ठंड बढ़ गई थी। रानी वेदिका को बस एक छोटी सी पालकी दी गई, वह भी बिना राज चिन्ह के। कोई शाही बैंड नहीं, कोई विदाई सम्मान नहीं। कप्तान रुद्र और 3 सैनिक घोड़ों पर थे। रुद्र का चेहरा कठोर था, पर आंखें बेचैन थीं। उसे राजा का पत्र मिल चुका था और वह पत्र उसके सीने पर पत्थर की तरह भारी था। वेदिका पालकी के पास आई। पीछे मालती और 2-3 दासियां रो रही थीं। वेदिका ने मुड़कर बस इतना कहा, मेरे लिए नहीं, इस बच्चे के लिए प्रार्थना करना। पालकी का पर्दा गिरा। बाहर से आवाज आई, चलो। पालकी आगे बढ़ी। महल का बड़ा द्वार, जिससे वे सैकड़ों बार सम्मान से निकली थीं, आज उसी द्वार से वे बिना ताज, बिना सेनानी घोषणा, बिना किसी सुरक्षा वचन के निकल रही थी। रास्ते में कहीं दूर महल का घंटा बजा और उसी घंटी की ध्वनि में वेदिका ने अपने मन में एक बात दोहराई, मैंने झूठ से राजा को बचाया, पर क्या झूठ मुझे बचा पाएगा? पालकी अंधेरी सड़क पर बढ़ती गई। पीछे महल की रोशनी छोटी होती गई और आगे जंगल की सीमा और भाग्य का सबसे कठिन मोड़। रात का अंधेरा गाढ़ा होता जा रहा था। पालकी की झिलमिलाती लालटेनें भी जैसे डर के आगे फीकी पड़ गई थीं। महल की रोशनी पीछे छूट चुकी थी और सामने थी राज्य की आखिरी सड़क, जिसके बाद घना जंगल शुरू होता था। पालकी के दोनों तरफ घोड़े पर सवार 4 सैनिक थे। आगे आगे चल रहा था कप्तान रुद्र, लंबा चौड़ी कंधों वाला, पर आज उसके माथे पर पसीना था। उसकी कमर में तलवार थी, पर आज तलवार से भारी था वह पत्र जो राजा अर्णव ने सील करके उसे दिया था। रुद्र ने वह पत्र कई बार पढ़ लिया था, फिर भी शब्द जैसे उसके भीतर धंसते जा रहे थे। पत्र छोटा था, पर आदेश स्पष्ट, सीमा पार कराकर कार्य पूरा किया जाए और रानी की राजमुद्रा, अंगूठी लौट आई जाए। अर्णव। रुद्र जानता था कार्य का अर्थ क्या होता है। राजाओं के पत्रों में कुछ शब्द खून से बचाए जाते हैं, पर अर्थ वही रहता है। उसके साथ 3 और सैनिक थे, भैरव, कर्ण और नंदू। भैरव सबसे बड़ा और अनुभवी, चेहरा कठोर पर आंखों में दुनिया का थकान। कर्ण जवान था, दिल अभी सख्त नहीं हुआ था। नंदू चुप रहने वाला, पर जो देखता बहुत भीतर तक रखता। पालकी के भीतर रानी वेदिका बैठी थी। उनके हाथ अपने पेट पर टिके थे। वह हर उछाल पर भीतर पलते शिशु को संभालती।
उन्हें बाहर की बातें सुनाई नहीं दे रही थीं, पर भीतर की बातें उनके मन में 1000 बार लौट रही थीं। राजा की सख्त आवाज, दरबार की चुप्पी और आचार्य दिवाकर की झुकी हुई नजरें। उन्होंने पर्दे के पीछे से धीमे स्वर में कहा, कप्तान रुद्र। रुद्र ने घोड़ा धीमा किया। महारानी, आदेश दीजिए। वेदिका का स्वर शांत था, पर उसमें थकान थी। हम सीमा तक कितनी देर में पहुंचेंगे? दूसरे पहर से पहले, रुद्र ने कहा। कुछ क्षण चुप्पी रही। फिर रानी बोली, रुद्र, तुम्हारी मां है? रुद्र के हाथ की पकड़ लगाम पर कस गई। हां, महारानी। और बहन? रानी ने पूछा। रुद्र ने छोटा सा जवाब दिया, थी। इस थी में एक घाव था। रानी समझ गई। उन्होंने बात बदल दी। तुम अच्छे सैनिक हो, वे बोली, पर अच्छे आदमी भी हो, यह राज्य जानता है। रुद्र कुछ न बोला, आगे बढ़ते रहा। रात खत्म होने से पहले वे राज्य की सीमा तक पहुंच गए। वहां एक पुराना सा पत्थर लगा था, जिस पर लिखा था, नंदीगढ़ की सीमा। आगे घना जंगल, ऊबड़ खाबड़ धरती और दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं। रुद्र ने हाथ उठाकर दल को रोका। यहीं रुकेंगे। पालकी का पर्दा उठा। रानी वेदिका नीचे उतरी। हवा ठंडी थी। पेड़ों की सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे कोई फुसफुसाकर चेतावनी दे रहा हो। रानी ने सीमा पत्थर को देखा, फिर पीछे मुड़कर अपने राज्य की ओर। वहां अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस अंधेरा और दूर का आसमान। वेदिका ने धीरे से कहा, यहां से आगे मैं अकेली हूं? रुद्र ने आंखें झुका लीं। महारानी, आदेश यही है कि आपको सीमा पार छोड़ा जाए। रानी ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। छोड़ा जाए या खत्म कर दिया जाए? यह सुनकर कर्ण ने झट से सिर उठाया। भैरव का चेहरा और सख्त हो गया। नंदू ने अपने पैर के पास घास को तीर की नोक से कुरेदना शुरू कर दिया, जैसे खुद को व्यस्त दिखाकर मन की बेचैनी छुपा रहा हो। रुद्र ने धीरे से कहा, महारानी, आप ऐसी बातें न करें। वेदिका ने सीधे उसकी आंखों में देखा। रुद्र, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं रानी रही हूं। मैंने दरबार के कई आदेश सुने हैं। शब्दों के पीछे का अर्थ पहचानती हूं। कप्तान रुद्र का कंठ सूख गया। उसने जेब में बंद पत्र को जैसे भीतर ही भीतर महसूस किया। रानी ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई, खाली। मुझे आदेश दिखाओ, भैरव ने तुरंत कहा। महारानी, रुद्र ने हाथ उठाकर भैरव को रोक दिया। फिर धीरे से पत्र निकाला, पर रानी के हाथ में नहीं दिया। उसने बस सील दिखा दी, राजा की मुहर। बस इतना ही, उसने कहा। महारानी, कुछ आदेश ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़कर लौटना आसान नहीं होता। वेदिका ने कुछ पल रुद्र का चेहरा देखा, फिर धीरे से कहा, तुम्हारे भीतर लड़ाई चल रही है। रुद्र चुप रहा। रानी को पास की एक बड़ी चट्टान के पास बैठा दिया गया। भैरव ने उनके लिए एक कंबल जमीन पर बिछा दिया। कर्ण ने पानी की मश्क रख दी। नंदू दूर खड़ा रहा, नजरें इधर उधर, जैसे किसी खतरे को सूंघ रहा हो। रुद्र सैनिकों को थोड़ी दूर लेकर गया, जहां रानी की आवाज न पहुंचे। भैरव ने दबे स्वर में कहा, कप्तान, राजा का आदेश है। यह कोई साधारण काम नहीं। अगर लौटकर हमने कार्य पूरा न किया तो हमारी गर्दनें कटेंगी। कर्ण का चेहरा पीला पड़ गया। पर वह गर्भवती है भैरव दा, वह हमारी महारानी है। भैरव ने दांत भींचे। महारानी और राजा का आदेश, इनमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा। नंदू ने पहली बार बोला। राजा का आदेश मानेंगे तो पाप हमारे सिर, नहीं मानेंगे तो मौत हमारे सिर। रुद्र ने गहरी सांस ली। मैंने रानी को कई बार महल में देखा है। जब सैनिकों को वेतन देर से मिलता था तो वही रानी थी जिसने खजांची को डांटा था। जब भैरव के बेटे को बुखार हुआ था, वही रानी वैद्य भेजकर दवा दिलवाई थी। भैरव का चेहरा कुछ नरम पड़ा, पर वह फिर भी बोला, कप्तान, भावुक मत हो। राजा की मुहर आग होती है, जो उसे हाथ में रखे वह जलता है। रुद्र ने आंखें बंद की, फिर अचानक जैसे निर्णय कर लिया हो, हम महारानी को नहीं मारेंगे। कर्ण की सांस निकल गई। नंदू ने राहत की नजर से देखा। भैरव के चेहरे पर डर आया। तो राजा को क्या दिखाएंगे? रुद्र ने धीरे से कहा, राजा ने पत्र में एक और चीज मांगी है, राज मुद्रा। अगर राजा को उसकी अंगूठी और मौत का प्रमाण मिल जाए, वह सवाल नहीं करेगा। उसका क्रोध सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा का भूखा है। भैरव ने पूछा, कौन सा प्रमाण? रुद्र ने जंगल की ओर देखा। यहां नदी है, काली धार, तेज बहाव। हम दिखाएंगे कि रानी नदी में शिकार का शिकार बन गई। कर्ण कांप गया।
पर महारानी, रुद्र ने दृढ़ स्वर में कहा, महारानी को हम जंगल के भीतर उस पुराने देवस्थल तक छोड़ेंगे जहां साधु रहते हैं। मैंने सुना है वहां विनायक आश्रम है। अगर वे वहां तक पहुंच गईं तो बच जाएंगी। भैरव अभी भी डर रहा था। और अगर राजा को पता चल गया? रुद्र ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तो तुम कह देना। रुद्र ने किया, मैं अकेला दोषी रहूंगा। भैरव ने कुछ क्षण रुद्र को देखा, फिर धीरे से सिर झुका दिया। ठीक है कप्तान, जो भी हो, हम इस पाप से बचेंगे। रुद्र वापस रानी के पास आया। उसकी आवाज भारी थी। महारानी, मैं आपको सच बताना चाहता हूं। रानी ने बिना आश्चर्य के कहा, राजा ने तुम्हें मुझे मारने को कहा है। रुद्र ने सिर झुका लिया। हां, वेदिका के चेहरे पर दर्द आया, पर वह चीखी नहीं, टूटी नहीं। और तुम? रुद्र ने धीरे से कहा, मैं आपको नहीं मारूंगा, पर मुझे राजा को लौटकर कुछ दिखाना होगा, नहीं तो ये तीनों और मैं सब मारे जाएंगे। रानी ने कुछ देर सोचा, फिर अपनी उंगली से राजमुद्रा की अंगूठी उतारी, जिस पर नंदीगढ़ का चिन्ह बना था, और रुद्र की हथेली पर रख दी। ये ले लो, वे बोली, राजा को दे देना, कह देना मुझे नदी किनारे यहीं मिली। रुद्र की आंखें भर आईं। महारानी, वेदिका ने शांत स्वर में कहा, और एक बात, मेरे जीवन का उपकार मत समझना, ये तुम्हारा धर्म है। आज तुमने एक गर्भवती स्त्री नहीं, अपने भीतर के इंसान को बचाया है। रुद्र ने सिर झुका दिया। महारानी, हम आपको आश्रम तक छोड़ेंगे। वेदिका ने हल्का सा सिर हिलाया। चलो। दल नदी की ओर बढ़ा। कालीधार नदी सचमुच भयानक थी। पत्थरों से टकराकर पानी उछलता और रात में उसकी आवाज और डरावनी लगती। रुद्र ने भैरव से कहा, जंगल से कोई शिकार मिल जाए तो। भैरव ने आगे बढ़कर एक जंगली सूअर पर नजर पाई। कुछ ही देर में उन्होंने उसे तीर से गिरा दिया। उसका खून मिट्टी पर फैल गया। रुद्र ने एक कपड़े का टुकड़ा निकाला, पालकी के अंदर का पर्दा, उसे खून में हल्का सा भिगोया, फिर रानी की अंगूठी को भी बस उंगलियों से छुआ, इतना कि राजा को लगे यह मौत का संकेत है, पर सच में कोई भयानक दृश्य न बने। फिर उन्होंने पालकी को नदी किनारे लाकर उलट दिया, जैसे बहाव में फंसकर टूटी हो। कुछ लकड़ियां नदी में बहा दी। नंदू ने कहा, राजा पूछेगा कि शरीर कहां है। भैरव ने कड़वे स्वर में कहा, कालीधार में शरीर नहीं मिलता नंदू, यह नदी अपने रहस्य नहीं लौटाती। रुद्र ने सिर हिलाया, यही कहेंगे। अब वे रानी को नदी से दूर जंगल की ओर ले गए। घना अंधेरा, ऊंचे पेड़ और जमीन पर सूखी पत्तियों की चरमराहट। कुछ दूर जाकर रुद्र ने उन्हें एक छोटी सी पगडंडी दिखाई। महारानी, यह रास्ता आपको पूर्व की ओर ले जाएगा। 3 कोस बाद आपको पत्थरों के बीच एक छोटा सा देवस्थल दिखेगा। उसके पीछे विनायक आश्रम है। रानी ने पूछा, और अगर मैं रास्ता भटक गई? करण ने अपने थैले से कुछ सूखे चने, गुड़ और एक छोटी पानी की बोतल निकाली। महारानी, यह रख लीजिए, और यह मेरा शाल है, रात में ठंड लगेगी। रानी ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारा नाम? करण, उसने कहा। वेदिका ने शाल ले लिया। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, करण। रुद्र ने अपने कमर से एक छोटा सा चाकू निकाला और रानी की ओर बढ़ाया। यह रखिए, जंगल में। रानी ने मना नहीं किया। उन्होंने चाकू ले लिया। रुद्र, तुमने आज जो किया वह तुम्हारी आत्मा को बचाएगा। रुद्र का स्वर कांप गया। महारानी, अगर आप बच गईं तो एक दिन राजा को। रानी ने उसे रोक दिया। राजा को सच बताने का समय आएगा, पर आज मुझे जीवित रहना है, मेरे बच्चे के लिए। इतना कहकर वेदिका ने जंगल की ओर कदम बढ़ाया। कुछ ही कदम बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। चारों सैनिक वहीं खड़े थे, जैसे किसी को अंतिम बार देख रहे हों। रुद्र ने अपनी तलवार निकालकर जमीन में गाड़ दी और सिर झुकाकर बोला, महारानी, हम अपराधी हैं, पर आज पहली बार इंसान बने हैं। रानी ने बस इतना कहा, जीते रहो, और फिर वे अंधेरे में खो गईं। 2 दिन बाद रुद्र और उसके सैनिक नंदीगढ़ लौटे। महल का माहौल वैसा ही था, दरबार, चमक, अनुशासन, पर रुद्र को सब नकली लग रहा था। राजा अर्णव अपने कक्ष में थे। उनके साथ मंत्री कुटिलेश भी मौजूद थे। रुद्र ने घुटने टेक कर वह अंगूठी आगे रखी और खून लगे कपड़े का टुकड़ा भी। महाराज, सीमा पार, नदी के पास, जंगली पशु का हमला। रानी, रुद्र ने झूठ बोला, पर उसकी आवाज में सच का बोझ था। रानी कालीधार में बह गई। ये उनकी राजमुद्रा मिली। राजा अर्णव ने अंगूठी उठाई, उसे देखा।
पल भर के लिए उनकी आंखों में कुछ हिला, कुछ टूटता हुआ या शायद कुछ दबता हुआ। मंत्री कुटिलेश ने तुरंत कहा, महाराज, राज्य अब सुरक्षित है। राजा अर्णव ने अंगूठी मुट्ठी में कस ली। ठीक है, जाओ। रुद्र ने एक पल को साहस करके कहा, महाराज, रानी गर्भवती थीं। राजा अर्णव का चेहरा सख्त हो गया। मैंने कहा, जाओ। रुद्र सिर झुकाकर बाहर निकल गया। बाहर आते ही कर्ण की आंखें लाल थीं। नंदू ने दांत भींचे। भैरव ने आसमान की तरफ देखा, जैसे भगवान से कह रहा हो, हमने जो किया वह सही था या गलत, तू ही जान। और उधर राजा अर्णव अकेला रह गया, हाथ में अंगूठी और मन में एक ऐसा खालीपन जिसे वह क्रोध से ढक रहा था। जंगल में वेदिका, उधर जंगल में रानी वेदिका ने 2 रातें एक पेड़ के सहारे काटी। पहली रात ठंड ने उनके शरीर को तोड़ा, दूसरी रात डर ने उनके मन को। तीसरे दिन वे रास्ता भटक गईं, पगडंडी कहीं खो गई। दूर से किसी जानवर की आवाज आई तो वे कांप गईं। उन्होंने कर्ण की शाल को और कसकर लपेट लिया। भूख लगी तो उन्होंने कुछ जंगली फल तोड़े जो उन्हें सुरक्षित लगे। पानी कम था, हर कदम पर उनका शरीर भारी होता जा रहा था, लेकिन वे गिर नहीं रही थीं। वे बार बार अपने पेट पर हाथ रखतीं और मन ही मन कहतीं, तुम्हें मैं हारने नहीं दूंगी। एक शाम उन्हें पत्थरों के बीच एक छोटा सा पुराना मंदिर दिखा, टूटा हुआ, पर भीतर दीपक रखने की जगह बनी थी। उन्होंने वहीं रात गुजारी। बाहर बारिश होने लगी, बिजली कड़की। वे भीतर बैठी रहीं, डरी हुई पर जीवित। और उसी रात बहुत दूर जंगल के दूसरे किनारे से घोड़ों की टापों की हल्की आवाज आने लगी, जैसे कोई दल शिकार या यात्रा पर निकला हो। वेदिका ने कान लगाए। कौन है? घोड़ों की आवाज पास नहीं आई, पर वह संकेत थी कि जंगल पूरी तरह निर्जन नहीं है। कहीं ना कहीं कोई और भी है।